राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनन्या ओनली मोटिवेट। आज की कहानी है वसीहत। जिस समय मैंने कमरे में प्रवेश किया, आचार्य चूड़ामणि मिश्र आंखें बंद किए हुए लेटे थे और उनके मुख पर एक तरह की ऐंठन थी जो मेरे लिए नितांत परिचित सी थी, क्योंकि क्रोध और पीड़ा के मिश्रण से वैसी ऐंठन उनके मुख पर अक्सर आ जाया करती थी। वो कमरा ऊपरी मंजिल पर था और वो अपने कमरे में अकेले थे। उनका नौकर बुधई मुझे उस कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। आचार्य चूड़ामणि की गणना जीवन में सफल, सपन और सुखी व्यक्तियों में की जानी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा थी। दो पुत्र, लालमणि और नीलमणि। लालमणि देवरिया के स्टेट बैंक की शाखा का मैनेजर था और नीलमणि लखनऊ के सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी था। 3 लड़कियां थीं, सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी। सरस्वती के पति श्री ज्ञानेंद्रनाथ पाठक इलाहाबाद में पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। सावित्री के पति श्री जयनारायण तिवारी की सुल्तानपुर में आटे की और तेल की मिलें थीं तथा सौदामिनी के पति संजीवन पांडे सेना में कर्नल थे और मेरठ छावनी में नियुक्त थे। आचार्य चूड़ामणि का और मेरा साथ करीब 40 वर्ष पुराना था। एक ही दिन हम दोनों की हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में नियुक्ति हुई थी। आचार्य चूड़ामणि रीडर बने थे और मैं लेक्चरर बना था। उनके अथक परिश्रम, अटूट निष्ठा तथा अडिग संयम का ही परिणाम था कि वे विश्व में भारतीय दर्शन के विशेषज्ञ माने जाते थे। प्रकांड पांडित्य के ग्रंथों से लेकर बीए की पाठ्य पुस्तकों तक अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। न जाने कितनी कमेटियों के वह सदस्य थे। हर एक विश्वविद्यालय उन्हें अपने यहाँ परीक्षक बनाकर अपने को धन्य समझता था। साथ ही बड़े कट्टर किस्म के ब्राह्मण थे वे। और तो और, मेरे घर की बनी हुई चाय तक उन्होंने कभी नहीं पी। महीनों उन्हें वाराणसी से बाहर रहना होता था और तब वे सत्तू, दूध, फल तथा अपने घर में बनी हुई मठरियों या लड्डुओं से हफ्तों काम चला लेते थे। वाराणसी के लंका मोहल्ले में उन्होंने 2 मंजिला मकान खरीद लिया था, उसी में वह रहते थे। उनकी पत्नी तथा उनके पुत्रों ने उनसे कितना आग्रह किया कि वे कहीं खुली जगह में कोई कोठी बनवा लें, लेकिन उन्होंने कतई इनकार कर दिया। गर्मी में 2 बार और जाड़ों में 1 बार नित्य गंगा स्नान करके पूजा करना नियत सा था। जनवरी का प्रथम सप्ताह था। उस दिन जब वो गंगा स्नान करके लौटे, उन्हें कुछ ज्वर सा मालूम हुआ। उनकी पत्नी जसोदा देवी अपनी परंपरा के अनुसार लखनऊ में अपने छोटे पुत्र के यहाँ थी। उनके नौकर बुधई के ऊपर उनकी देखभाल करने का पूरा भार था। दोपहर के समय जब उन्हें पसलियों में दर्द भी मालूम हुआ, उन्होंने वैद्यराज धन्वंतरी शास्त्री को बुलाया। वैद्यराज ने नब्ज देखकर काढ़ा पिलाया, निदान था कि सर्दी लग गई है, ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन जब बुखार और तेज हुआ, तब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा कि उन्हें निमोनिया हो गया है, दोनों फेफड़े जकड़ गए हैं। उसने दवा दी। बीमारी के चौथे दिन आचार्य चूड़ामणि ने बुधई को भेजकर मुझे बुलाया था। थोड़ी देर तक मैं उनकी चारपाई के सामने खड़ा रहा कि वे आंखें खोलें, फिर हार कर मुझे ही बोलना पड़ा, गुरुदेव, आपका शिष्य जनार्दन जोशी आपकी सेवा में उपस्थित है। मेरा इतना कहना था कि आचार्य चूड़ामणि ने अपनी आंखें खोल दी। जनार्दन, मेरा अंत समय आ गया है। तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ रहे हो, तो तुम्हें बुला भेजा। मैंने आचार्य चूड़ामणि की बीमारी के संबंध में लालमणि से सब कुछ नीचे ही सुन लिया था, जो देवरिया से 1 घंटा पहले ही आ गया था आचार्य चूड़ामणि का तार पाकर। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने कहा, गुरुदेव, यह संसार असार है और यह शरीर नश्वर है। कमजोर आवाज में आचार्य ने कहा, हाँ जनार्दन, यही पड़ा है, लेकिन अभी मेरी अवस्था ही क्या है। कुल मिलाकर 75 वर्ष। सोच रहा था संन्यासाश्रम का भी कुछ रस लूं, लेकिन लगता है मृत्यु सिर पर आ गई है। मृत्यु से बड़ा भय लगता है। और जैसे वे बेहद थके हों, उन्होंने आंखें मूंद लीं। मैंने उन्हें धीरज बंधाया,
दिल छोटा मत कीजिए गुरुदेव। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। आचार्य चूड़ामणि ने फिर आंखें खोली। अरे हाँ, मेरे तकिए के नीचे कुछ कागज रखे हैं, उसमें मेरी वसीयत है। कल इसकी रजिस्ट्री यहीं घर पर करा चुका हूँ। एक प्रति न्यायालय में है, दूसरी यह है, तो इसे निकाल लो। एकमात्र तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ हो और इस दुनिया में एकमात्र तुम पर मेरा विश्वास रहा है। मैंने उन सबों को कल ही तार करवा दिया है जिन्हें मेरे क्रियाकर्म में सम्मिलित होना है और मेरी वसीयत के अनुसार कुछ मिलना है। इस वसीयत के कार्यान्वयन के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, तो यह वसीयत मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरा प्रणांत होते ही यह वसीयत लागू हो जाएगी। गुरुदेव की असीम कृपा रही है मेरे ऊपर। यह कहकर मैंने आचार्य के तकिए के नीचे से कागजों का पुलिंदा निकाला। इधर मैंने उन कागजों को उल्टना आरंभ किया। दूसरे भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर दे।